अध्याय 4 भाग 1 सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल। भूरा बाल साफ करो। लालू ने 10 मार्च 1990 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लालू का उदय जेपी की संपूर्ण क्रांति के बाद से बिहार के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक था। हालांकि यह कोई अकेली घटना नहीं थी जिसने बिहार को एक झटके में बदल दिया। 1970 और 1980 के दशक में बिहार के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय नेताओं, माफिया, सामाजिक आंदोलनों और सामान्य रूप से बदलती जनसांख्यिकी के नेतृत्व में परिवर्तन होते रहे। बिहार में सामाजिक संरचना को जातियों और समुदायों को 3 व्यापक सामाजिक समूहों में वर्गीकृत करके रेखांकित किया जा सकता है। पहले समूह में तथाकथित द्विज उच्च जातियां शामिल हैं, अर्थात ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ। उनकी उच्च जाति का दर्जा उनके वर्ग विशेषाधिकारों से भी जुड़ा है, जैसे कि वे जमींदार और आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में है। हालांकि उनकी संख्यात्मक ताकत कुल जनसंख्या का मुश्किल से 15% है। दूसरे समूह में पिछड़ी जातियां शामिल हैं, जिन्हें आगे अन्य पिछड़ी जातियों ओबीसी और अत्यंत पिछड़ी जातियों ईबीसी में विभाजित किया जा सकता है। पूर्व में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाली 30 पिछड़ी जातियां शामिल हैं और यह बिहार की लगभग 27% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। इस समूह में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली यादव, कोयरी और कुर्मी शामिल हैं। यादव अपनी आर्थिक ताकत डेयरी गतिविधियों और कृषि से प्राप्त करते हैं, जबकि कुर्मी और कोयरी कुशल कृषक माने जाते हैं और बिहार में काश्तकारी का एक बड़ा हिस्सा भी संभालते हैं। अधिक संख्या में मौजूद ईबीसी में लगभग 112 जातियां शामिल हैं और ये बिहार की लगभग 36% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा और सबसे हाशिए पर पड़ा सामाजिक समूह निम्न जातियों या दलितों से बना है, जैसे पासवान या दुसाध, भुया, डोम, घासी, हलालखोर, कंजर, मुसहर, रजवार और तुरी। इन जाति समूहों को बिहार की वर्ग संरचनाओं के साथ भी अच्छी तरह से जोड़ा जा सकता है, जहां उच्च जातियां भूमि संपन्न और अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध आबादी का हिस्सा है। ओबीसी अपनी संपत्ति और जमीन के स्वामित्व के मामले में उच्च जातियों और दलितों के बीच आते हैं। जिन दलितों की कोई सामाजिक स्थिति नहीं है, वे आमतौर पर किसी भी जमीन या भौतिक संपत्ति से वंचित होते हैं, जिसे छिपे हुए रंगभेद कहा जा सकता है। बिहार का लगभग हर दूसरा गांव जाति के आधार पर अलग थलग रहता है। इन गांवों में अलगाव ही राज्य में भेदभाव की स्पष्ट प्रकृति को उजागर करता है। दलित टोले हमेशा गांवों के बाहरी इलाके में होते हैं और उनके और मुख्य बस्ती के बीच एक स्पष्ट सीमा होती है। इन टोलों के नाम अक्सर वहां रहने वाले जाति समूहों के नाम पर रखे जाते हैं, जैसे भुइया के लिए भुनटोली, मुसहरों के लिए मुसहर टोली और दुसाधों के लिए दुसाध टोली। हालांकि अस्पृश्यता कानूनन दंडनीय है, फिर भी यह बिहार में सर्वव्यापी है। दुख की बात है कि यह न केवल ग्रामीण इलाकों या दूरदराज के इलाकों में, बल्कि पटना सहित बिहार के सबसे बड़े शहरों के बीचों बीच मौजूद है। गांवों में अछूत लोग लक्ष्मण रेखा, निषेध रेखा को पार नहीं कर सकते, जो उनकी बस्तियों को ऊंची जातियों की बस्तियों से अलग करती है। वे एक ही मंदिर नहीं जा सकते, एक ही कुएं का इस्तेमाल नहीं कर सकते या एक ही चबूतरे सामाजिक मेलजोल के लिए मंच पर नहीं बैठ सकते। दलित समुदायों के बच्चों को अक्सर कक्षाओं में या पीछे अलग बैठाया जाता है। दलितों को सबसे अपमानजनक कामों में भी धकेला जाता है, जैसे हाथ से मैला धोना, मृत जानवरों और मानव मल को हटाना, चमड़े का काम और सफाई का काम। इन जातियों की महिलाओं को जाति, वर्ग और लिंग के तिहरे बोझ का सामना करना पड़ता है। उन्हें अक्सर जमींदार वर्ग और कभी कभी पुलिस के हाथों यौन शोषण और हिंसा का सामना करना पड़ता है, अक्सर उन्हें सबक सिखाने के लिए। सामाजिक दावा। सत्ता में आने के बाद लालू द्वारा लिए गए पहले बड़े फैसलों में से एक मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करना था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षण के नियमों का उल्लंघन न हो, सरकार ने जाति आधारित रोजगार कोटे के उल्लंघन को दंडनीय अपराध बना दिया। सरकार ने पिछड़ी जातियों के योग्य उम्मीदवार न मिलने पर पदों को खाली रखने का विकल्प चुना, बजाय इसके कि उन्हें उच्च जातियों के उम्मीदवारों से भरा जाए। इस तरह की शासन शैली को मैथ्यू और मूर ने राज्य की अक्षमता की राजनीति कहा है। ये भूरा बल साफ करो के आह्वान से भी मेल खाता था, जिसका अर्थ है भूरा बल को खत्म करना, जो 4 उच्च जातियों भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, कायस्थ का एक संक्षिप्त रूप है। इस विवादास्पद मुहावरे की उत्पत्ति अक्सर लालू से जुड़ी मानी जाती है। हालांकि राज्य की अक्षमता की नीति सार्वभौमिक नहीं थी और इसमें जाति आधारित अपवाद भी थे। बिहार में सहकारी समितियों का मामला इस दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। लालू सरकार ने सहकारी समितियों को व्यवस्थित रूप से खत्म करना शुरू कर दिया, जिन पर उच्च जातियों का प्रभुत्व था।
सहकारी समितियों के कानून और चुनाव पहले निलंबित कर दिए गए और इन संस्थाओं को चुनिंदा लोक सेवकों के नियंत्रण में डाल दिया गया। हालांकि जब लालू के मूल मतदाता आधार को लाभ पहुंचाने की बात आई, जैसे कि महत्वपूर्ण डेयरी सहकारी क्षेत्र, तो राज्य वास्तव में दृढ़ और सहायक साबित हुआ। अन्य सहकारी समितियों की कहानियों के विपरीत बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ COMFED, जिसके सदस्य ज्यादातर चरवाहे और डेयरी किसान थे, स्पष्ट रूप से सफल रहा। यह कोई संयोग नहीं था कि अधिकांश सदस्य अपने पारंपरिक व्यवसाय के कारण एक ही जाति के थे, यादव। सहकारी सदस्यता 1987 में 66,000 परिवारों से बढ़कर 2002-2003 में 88 से 213,000 परिवारों तक पहुंच गई। इसी तरह राज्य की मंशा और क्षमताएं मुसलमानों की रक्षा करने में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई, जो लालू के लिए एक ठोस वोट बैंक थे। अपने संस्मरण गोपालगंज से रायसीना तक में लालू याद करते हैं कि एक चलती गाड़ी में खड़े होकर उन्होंने मेगाफोन उठाया और घोषणा की कि कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुसलमानों की चुनावी अनिवार्यता और अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा के उच्च नैतिक आधार से परे लालू ने हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने का भरसक प्रयास किया। हालांकि लालू ने मुसलमानों को सुरक्षा और संरक्षण का एहसास दिलाया, जिससे उन्हें अपने शासन के अगले 15 वर्षों और उसके बाद भी बिना शर्त समर्थन मिला। लालू ने शासन और नौकरशाही की उस पुरानी शैली को भी चुनौती दी जो स्वाभाविक रूप से अभिजात्यवादी थी। पीढ़ियों से राजनेताओं और नौकरशाहों के पवित्र द्वारों तक केवल सत्ता में बैठे लोगों को ही पहुंच मिलती थी। बाकी लोगों, आम लोगों, गरीबों और दलितों को उचित माध्यम से जाने के लिए कहा जाता था, जिसका मूलतः मतलब था कि उनके लिए दरवाजे बंद थे। इस प्रकार यह उचित माध्यम अभिजात वर्ग से बाहर के लोगों को व्यवस्था तक पहुंचने से रोकता था और गोपनीयता के आवरण में अंदरूनी लोगों की भी रक्षा करता था। यदि ब्रिटिश काल की नौकरशाही देश के अन्य हिस्सों में अक्षमताओं का प्रदर्शन करती थी, तो बिहार में ये राजतंत्र से कम नहीं था। जिला मजिस्ट्रेट को बोलचाल की भाषा में अपने जिले का राजा कहा जाता था और वो जो चाहे कर सकता था। हालांकि लालू के लिए नौकरशाहों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, उन्हें बार बार मनमाने तबादलों और नियुक्तियों से दंडित करना और अक्सर उनके फैसलों को पलट देना आम बात थी। ऐसा लग रहा था मानो सत्ता अचानक साफ सुथरे कपड़े पहने कुलीन नौकरशाहों से हटकर कुर्ता पहने देहाती राजनेताओं के हाथों में चली गई हो। पहुंच जो कभी वर्ग पर आधारित थी, अब जाति पर आ गई। अब कोई भी यादव, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा, अमीर हो या गरीब, पुलिस थानों और तहसीलदारों व अंचल अधिकारियों के कार्यालयों में जगह पा सकता था। यही बात अब तक हाशिए पर रही अन्य जातियों के लिए भी सच थी। नौकरशाही पर कम निर्भरता और उसके प्रति खुला अनादर बिना किसी इरादे या कारण के नहीं था। 1990 के दशक में बिहार विधानसभा का गठन ओबीसी और निचली जातियों के पक्ष में था, लेकिन नौकरशाही पर ऊंची जातियों का दबदबा बना रहा और लालू या उनके गुट के लिए इसकी संरचना को बदलना असंभव था। नौकरशाहों के इस उच्च जाति प्रधान समूह और लालू सरकार के बीच हमेशा तनाव रहा, जिसकी जड़ का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन अंदाजा लगाना आसान है। अपने संस्मरणों में लालू लिखते हैं, नौकरशाही ने भी मेरे प्रयासों का समर्थन नहीं किया। मेरे मुख्यमंत्रित्व काल के शुरुआती दिनों में कुछ अधिकारियों को छोड़कर अधिकांश नौकरशाह मेरे विचारों से असहज महसूस करते थे। मेरे पास हाशिए पर पड़े और आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध पर्याप्त IAS अधिकारी नहीं थे। कुछ अखबारों में यह आरोप छपने के बाद स्थिति और बिगड़ गई कि मैं नौकरशाही में अपनी जाति के अधिकारियों को बढ़ावा दे रहा हूं। ये पूरी तरह से निराधार था। हालांकि नौकरशाहों के पास बताने के लिए एक अलग कहानी है। लालू ने सार्वजनिक रूप से सबसे वरिष्ठ अधिकारियों को भी गाली दी और उनके पूरे परिवारों का मजाक उड़ाया। उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव को बड़ा बाबू कहा, एक शब्द जो आमतौर पर किसी थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO, अक्सर एक दरोगा इंस्पेक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह पुलिस महानिदेशक DGP को मुंशी जी कहा जाता था, थाने में लिपिकीय कर्मचारी। अधिकारी अक्सर शिकायत करते थे कि उन पर अनुचित और अक्सर गैरकानूनी तरीके अपनाने का दबाव डाला जाता था, और जो ऐसा नहीं करते थे उन्हें तबादलों, दंड और उत्पीड़न के जरिए दंडित किया जाता था। असंतोष इतना तीव्र था कि 1991-92 में बिहार में तैनात 384 IAS अधिकारियों में से 144 ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया। SK सिन्हा 1994 में बिहार पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर थे, जब पटना उच्च न्यायालय ने उन्हें राजगीर रोपवे परियोजना का ठेका बिहार सरकार द्वारा अधिग्रहित एक कंपनी को देने का आदेश दिया था। पर्यटन मंत्री, जो न्यायालय के फैसले से खुश नहीं थे,
ने सिन्हा से इस मुद्दे पर टालमटोल करने और न्यायालय के आदेश का पालन न करने को कहा। सिन्हा ने मंत्री के निर्देश का पालन करने में असमर्थता व्यक्त की। सिन्हा को पहले एक ऐसे पद पर स्थानांतरित किया गया जो उनके पद से भी नीचे था और जिसमें न तो कोई पद था और न ही बजट में वेतन का प्रावधान था। इसके अलावा उन्हें अपने से कनिष्ठ एक अधिकारी को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। जब इस स्थानांतरण को न्यायाधिकरण द्वारा चुनौती दी गई और अनुचित करार दिया गया, तो सिन्हा को एक ऐसे पद पर स्थानांतरित कर दिया गया जो पहले से ही अस्तित्व में नहीं था। जब न्यायाधिकरण ने इसे फिर से रद्द कर दिया, तो राज्य सरकार ने न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन सिन्हा को न तो उनके पिछले पद पर बहाल किया गया और न ही उनका वेतन जारी किया गया, जो 1992 से रुका हुआ था। यहां तक कि उनकी चिकित्सा सहायता और बीमा भी बंद कर दिया गया। ट्रिब्यूनल की बार बार की चेतावनियों के बावजूद भी राज्य सरकार ने इस पर अमल नहीं किया। निराश सिन्हा ने केंद्र सरकार को बिहार के अलावा किसी अन्य राज्य में तबादले के लिए पत्र लिखा। हालांकि यह कोई अकेली कहानी नहीं है, बल्कि 1990 के दशक में बिहार के हर ईमानदार या समझौता न करने वाले अधिकारी की कहानी है। नौकरशाहों और अधिकारियों को भी निशाना बनाया गया और उनके साथ भेदभाव किया गया क्योंकि वे विशेष जाति से थे। ये लालू के शासन की शुरुआत से ही नियुक्तियों और तबादलों के तरीके से भी स्पष्ट है। इसका परिणाम हमेशा प्रशासन के दो सबसे महत्वपूर्ण अंगों, विधायिका और कार्यपालिका, के बीच गहरा अविश्वास ही रहा। हालांकि सभी महत्वपूर्ण पदों पर अनुरूपतावादियों को नियुक्त करने की अपनी प्रवृत्ति के बावजूद लालू को बिहार के सभी जिलों में जिला कलेक्टर के रूप में नियुक्त करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या मुस्लिम पृष्ठभूमि के पर्याप्त IAS अधिकारी नहीं मिल सके। राज्य सचिवालय भी उच्च जाति के नौकरशाहों से भरा हुआ था। 2002 में राज्य के लगभग 60%, 224 में से 133 IAS अधिकारी 4 उच्च जातियों, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ से थे। केवल 7 अधिकारी उच्च OBC जातियों, कुर्मी, कोयरी और यादव से थे और उनमें से केवल 4 यादव थे। दिलचस्प बात यह है कि चारों ही राज्य प्रशासनिक सेवाओं से पदोन्नति के माध्यम से IAS में आए थे। अखबारों में अक्सर एक तस्वीर छपती थी जिसमें लालू अपने लॉन में एक सेंटर टेबल पर पैर रखकर बैठे होते थे और उनके सामने नौकरशाह लाइन में खड़े होते थे। यह वर्ग के साथ साथ जातिगत संकेतों वाला एक शक्तिशाली प्रतीक था। उनके मतदाता ऐसी छवियों को पसंद करते थे और लालू ये बात अच्छी तरह जानते थे। इससे नौकरशाही अंतर्मुखी, अप्रभावी और अपने राजनीतिक आकाओं की मांगों के प्रति संवेदनशील हो गई। नौकरशाहों का एक वर्ग जो उनकी बात मानने को तैयार था, नई लूट का फायदा उठाने के लिए लालू की सनक के आगे झुक गया। आज्ञाकारी लोगों को अक्सर सभी नियमों को ताक पर रखकर कार्यकाल विस्तार दिया जाता था। रांची पशुपालन विभाग के उप निदेशक श्याम बिहारी सिन्हा को इस तथ्य के बावजूद कार्यकाल विस्तार दिया गया कि आयकर अधिकारियों ने हाल ही में उनके घर पर छापा मारा था और उनके आय के स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति पाई थी। सिन्हा को बाद में करोड़ों रुपये के चारा घोटाले के सरगना के रूप में जाना गया। इसी तरह मत्स्य विभाग के एक अधिकारी प्रेम शंकर प्रसाद को अपना पद सुरक्षित रखने के लिए 3 बार कार्यकाल विस्तार दिया गया। भवन निर्माण विभाग के रांची स्थित एक कार्यपालक अभियंता नवल किशोर पर कई बार सरकारी खजाने के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। सरकार में उनके गहरे संपर्कों के कारण उन्हें जल्द ही कार्यकाल विस्तार दे दिया गया। इससे कोसी क्षेत्र के जनता दल के पूर्व सांसद तस्लीमुद्दीन ने टिप्पणी की कि लालू प्रसाद को अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भ्रष्ट अधिकारियों की जरूरत है। शिक्षा विभाग की स्थिति भी उतनी ही दयनीय थी। अगस्त 1993 में पटना विश्वविद्यालय और बिहार विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित किए गए, जिसके तहत इन विश्वविद्यालयों में सीनेट और सिंडिकेट की 50% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए आरक्षित कर दी गई। यह उच्च जातियों के सबसे मजबूत सत्ता केंद्र उच्च शिक्षा पर एक स्पष्ट प्रहार था। अब शिक्षण संस्थानों के कुलपति और निदेशक पद पर नियुक्त होने वाले अधिकांश नए व्यक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग OBC से आते थे। इसने इन शिक्षण संस्थानों के चरित्र और प्रकृति को गहराई से प्रभावित किया, जिन पर तब तक उच्च जातियों का एकाधिकार था। कॉलेज व्याख्याताओं, प्रोफेसरों और स्कूल शिक्षकों को कई महीनों की देरी के बाद वेतन मिलना भी आम बात हो गई थी। 1997 तक बिहार के विश्वविद्यालय गहरे वित्तीय संकट में थे। शिक्षकों को पहले से ही अपने वेतन का केवल 2/3 ही मिल रहा था, यहां तक कि उनका भविष्य निधि योगदान भी खतरे में था। सरकार पर विश्वविद्यालयों का करोड़ों रुपये बकाया था। अकेले मगध विश्वविद्यालय पर 111 करोड़ रुपये बकाया बताए गए थे।
हालांकि लालू ने राज्य भर के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को कड़ी चेतावनी देते हुए ये सुनिश्चित किया कि जहां भी सांप्रदायिक हिंसा भड़कने की संभावना हो, वहां कोई ढिलाई न बरती जाए। वो ये बताते हुए खुशी से फूले नहीं समाते थे कि कैसे उनके जिला अधिकारियों ने लौट रहे कारसेवकों को उनके कस्बों और गांवों तक पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। लालू एक चतुर राजनेता होने के नाते अपनी इस उपलब्धि को नजरअंदाज नहीं होने देते थे। बाबरी विध्वंस के बमुश्किल 2 महीने बाद पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय मोर्चा वामपंथी रैली में लालू चंद्रशेखर, ज्योति बसु, माकपा के हरकिशन सिंह सुरजीत, मुफ्ती मोहम्मद सईद, जॉर्ज फर्नांडीज, शरद यादव और रामविलास पासवान जैसे सितारों से सजी एक शानदार टीम के बीच गरजे। हालांकि ये तीनों लालू के स्थानीय राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी थे, फिर भी उनकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाए। पटना में रैली की पूर्व संध्या पर लगे आत्मकद कटआउट से लालू का बढ़ा हुआ रुतबा साफ जाहिर हो रहा था, जिसमें उन्हें कृष्ण अवतार, भगवान कृष्ण का अवतार के रूप में दिखाया गया था और जनता दल का चुनाव चिन्ह चक्र उनका सुदर्शन चक्र था। लालू खुद को बधाई देने से खुद को नहीं रोक पाए। बिहार भले ही हर क्षेत्र में शून्य हो, लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव के क्षेत्र में यह एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरा है। उन्होंने भाजपा और उसके नेताओं को उनके धार्मिक कार्यों में निष्ठाहीनता के लिए अपने चिरपरिचित देहाती लहजे में फटकार लगाने से पहले नहीं रोके। मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, दधिया बड़ा के बन गईले बकरा। चूंकि उनके दिल राम के रंग से मेल नहीं खाते, इसलिए जोगियों ने अपने कपड़े रंग लिए हैं। दाढ़ी बढ़ाकर वे मूर्ख बन गए हैं। लालू, जो हाल तक अपनी पार्टी और सहयोगियों के भीतर चौतरफा विद्रोह के साथ एक अस्थिर सरकार चला रहे थे, अचानक दिल्ली कूच करने के लिए उत्सुक थे। प्रशासनिक विफलता और आर्थिक कुप्रबंधन के आरोप अब भुला दिए गए थे या नए सामाजिक समीकरणों में पीछे छूट गए थे। बाबरी विवाद ने उन्हें अपने सावधानीपूर्वक तैयार किए गए मुस्लिम पिछड़ी जाति गठबंधन को और मजबूत करने में भी मदद की, जिसमें दरारें पड़ रही थी। लालू ने धार्मिक विभाजन को अपने सामाजिक गठबंधन को खतरे में डालने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उच्च जातियों को व्यवस्थित रूप से अलग थलग कर दिया। लालू ने मंदिरों में हरिजन और आदिवासियों को पुजारी नियुक्त करने की योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि इससे समाज पर ब्राह्मणवादी पकड़ टूट जाएगी। इसके अलावा लालू और उनके समर्थकों ने यह भी प्रचार किया कि मनुस्मृति और अन्य धर्मग्रंथों के वे पन्ने, जिनमें उन्हें अछूत माना गया है, हरिजन और आदिवासी सार्वजनिक रूप से जलाएंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने कहा, लालू ने सांप्रदायिकता को जातिवाद में बदल दिया है। अपने सद्भावना अभियान के नाम पर वो सत्ता में बने रहने के लिए जातिगत भावनाओं को भड़काकर सामाजिक सद्भाव को खुलेआम नष्ट कर रहे हैं। यह वास्तविकता से बहुत दूर नहीं लग रहा था। असहमति। लालू का कद और लोकप्रियता पार्टी के भीतर और बिहार की जनता के बीच बढ़ती रही, लेकिन बिहार के शासन से हर कोई खुश नहीं था। लालू का राजनीतिक जीवन जेपी आंदोलन के माध्यम से उभरे कई अन्य युवा नेताओं के साथ जुड़ा हुआ था। इनमें से कुछ नेता जैसे नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और शरद यादव लालू के बिहार के शीर्ष पद पर आसीन होने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इनमें से प्रत्येक नेता ने बाद में बिहार की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि सदी के अंत तक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नीतीश कुमार ही थे। उनका राजनीतिक जीवन लालू यादव और रामविलास पासवान के साथ जेपी आंदोलन से शुरू हुआ, लेकिन उतनी तेजी से नहीं। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग स्नातक वे बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में शामिल हुए, लेकिन जल्द ही राजनीति में आ गए। 1977 के आम चुनावों में लालू, पासवान और जेपी आंदोलन के कई अन्य नेताओं ने कांग्रेस विरोधी लहर में जीत हासिल की। कई अन्य नेताओं ने जल्द ही होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की। हालांकि नीतीश कुमार 1977 के संसदीय और 1980 के विधानसभा चुनाव दोनों हार गए। नीतीश कुमार ने बाद में एक साक्षात्कार में ये कहा, मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली और राज्य विद्युत बोर्ड में शामिल हो गया, लेकिन लगभग आधे मन से। कार्यालय में मेरा पहला दिन मेरा आखिरी दिन था। राजनीतिक जीवन में हमेशा मेरी रुचि रही है। मैं राजनीति में सहयोग से नहीं हूँ। नीतीश कुमार ने अपनी पहली चुनावी सफलता 1985 के विधानसभा चुनावों में चखी, वह भी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आई एक मजबूत कांग्रेस लहर के बावजूद। उन्होंने 1989 में बाढ़ संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीता और बाद में अल्पकालिक वीपी सिंह सरकार में मंत्री बने। नीतीश कुमार ने लालू को मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि लालू की हरकतों और उनके लापरवाह रवैये से उनका जल्द ही मोहभंग हो गया। नीतीश और लालू विश्वविद्यालय और लोहियावादी राजनीति में साथ साथ आगे बढ़े थे।
हालांकि नीतीश ने पाया कि लालू उन समाजवादी आदर्शों से दूर जा रहे हैं जिनका पालन करने का उन्होंने संकल्प लिया था। नीतीश कुमार का मानना था कि मंडल आयोग के लागू होने से बिहार के पिछड़े वर्ग का वास्तविक सशक्तिकरण होगा। हालांकि उन्हें यह भी एहसास था कि आरक्षण का ज्यादातर लाभ ओबीसी को मिलेगा, जो बिहार का वर्तमान प्रमुख वर्ग है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आयोजित एक स्मृति समारोह में नीतीश ने लालू को मंडल फॉर्मूले में दिवंगत ठाकुर द्वारा प्रस्तावित बिहार विशिष्ट सिफारिशों की अनदेखी न करने के प्रति आगाह किया। हालांकि तब तक लालू का सामाजिक गठबंधन पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। यादव और मुसलमान मिलकर लगभग 30% मतदाता थे। कुछ ओबीसी के साथ उनके पास निर्विवाद शक्ति थी। जब भी नीतीश कुमार लालू को समझाने और मतदाताओं से किए गए उनके वादों की याद दिलाने की कोशिश करते, लालू चुटकी लेते, क्या आप हमें राजनीति सिखाएंगे? क्या सत्ता शासन से मिलती है? सत्ता वोट बैंक से मिलती है? सत्ता जनता से मिलती है? क्या शासन चलता रहता है? क्या आप मुझे शासन करना सिखाएंगे? क्या आपको लगता है कि सत्ता शासन से आती है? सत्ता वोट बैंक से आती है, जनता से। आप शासन की बात क्यों करते रहते हैं? हालांकि 1992 में दिल्ली के बिहार भवन में हुई एक तीखी बहस के बाद ही नीतीश ने लालू से नाता तोड़ने का फैसला किया। इस घटना का वर्णन वरिष्ठ पत्रकार और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों की जीवनियों के लेखक संकर्षण ठाकुर ने किया है। 1992 के अंतिम महीनों में नीतीश जनता दल के कुछ अन्य नेताओं के साथ चर्चा के लिए विषयों की एक सूची लेकर लालू से मिलने गए। इन नेताओं में शिवानंद तिवारी, वृष पटेल, ललन सिंह और भाजपा के सरयू राय शामिल थे। राय नालंदा और सोन क्षेत्र के आंदोलनकारी किसानों के साथ सिंचाई और बिजली के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे। उपस्थित नेताओं में से किसी को भी याद नहीं कि कैसे मुख्यमंत्री के कक्ष में उनके प्रवेश के कुछ ही मिनटों के भीतर बैठक गाली गलौज और हाथापाई के शोरगुल में बदल गई। लालू ललन सिंह को उनके कमरे से बाहर जाने के लिए चिल्लाने लगे, निकल बाहर, बाहर निकल साला, बाहर निकलो बदमाश। जैसे ही हंगामा गलियारों तक पहुंचा, सरयू राय, जो दूसरे कमरे में इंतजार कर रहे थे, दौड़कर अंदर आए और पूछा कि क्या हो रहा है। गलियारे में गालियों की बौछार साफ सुनाई दे रही थी। वीवीआईपी दरवाजे पर धक्का मुक्की के बीच लालू अपने सुरक्षाकर्मियों को पुकारते हुए सुनाई दिए, पकड़ा के फेंक दो बाहर, ले जाओ घसीट के। ठाकुर का मानना है कि लल्लन सिंह ने अपनी खास कठोरता के साथ कुछ ऐसा कह दिया होगा जिससे लालू भड़क गए। नीतीश एक संक्षिप्त बयान देते हुए वहां से चले गए। अब साथ रहना मुश्किल है। उन्होंने सरयू राय से अलग होने के कारणों का एक पत्र तैयार करने को कहा, जिसे सार्वजनिक किया जा सके। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत की पहुंच से पहले ही पत्र कई सालों तक दबा रहा, क्योंकि उसका आखिरी पन्ना गायब था। नीतीश ने पत्र की शुरुआत इस तरह की, अब आपसे बात करना संभव नहीं है क्योंकि मेरी राय में आप गंभीर या महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए गंभीर नहीं है। पार्टी, सरकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं और अपनी वर्तमान कंपनी के प्रति आपका रवैया ऐसा है कि सार्थक संवाद की कोई गुंजाइश या अवसर ही नहीं है। विपक्ष के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आपके चुनाव के दौरान मैं आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। मैं आपकी सरकार की रक्षा और उसके लिए काम करता रहा हूं। इसके अलावा नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव और उनकी सरकार के कुकृत्यों को उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन इस सरकार ने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। यह आपके इर्द गिर्द सत्ता के गठजोड़ों का अड्डा बन गई है। ये स्पष्ट है कि आप एक खास जाति समूह के लोगों को सरकारी नियुक्तियों और ठेकों का लाभ देने पर तुले हुए हैं। पिछड़े समुदायों के बीच ये भेदभाव गैर यादव समूहों को हतोत्साहित कर रहा है। धन का व्यापक दुरुपयोग और वित्तीय अनुशासनहीनता हो रही है। परिणामस्वरूप कल्याणकारी कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। शासन ठप है। सच्चे पार्टी कार्यकर्ता निराश, क्रोधित और अलग थलग हैं क्योंकि आप उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब आप वरिष्ठ सहयोगियों का अपमान करने लगे हैं और अपने आसपास चापलूसों को रखना चाहते हैं। हम में से कई लोगों ने आपको सत्ता में लाने में मदद करते समय इसकी उम्मीद नहीं की थी। पत्र का आखिरी पन्ना, जो गायब बताया जा रहा है, में नीतीश द्वारा लालू से नाता तोड़ने और अलग रास्ता अपनाने की स्पष्ट घोषणा है। हालांकि लालू के खेमे से अलग होने और जॉर्ज फर्नांडीज के साथ अपनी पार्टी बनाने के अपने फैसले की सार्वजनिक घोषणा करने में नीतीश को 2 साल और लग गए। इस समय लालू का अपनी अजेयता पर भरोसा, जो उनके जाति आधारित वोट बैंक से प्रेरित था, आसमान छू रहा था। यह उनके शासन के दौरान राजनीतिक लूट के वितरण के तरीके से भी स्पष्ट था। सरकारी नियुक्तियों, सरकारी ठेकों, शराब और परिवहन लाइसेंस से लेकर आकर्षक प्रशासनिक और पुलिस पदों तक सभी पर प्रभावशाली यादवों का नियंत्रण था।
इन्हें अक्सर लालू के साले, साधु और सुभाष यादव द्वारा सुगम बनाया जाता था। यादव नए ब्राह्मण बन गए थे। मुसलमानों ने लालू के करीबी लोगों जैसे शहाबुद्दीन और मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में कुछ लूट हथिया ली थी। लालू कुछ ओबीसी जातियों को अलग थलग करने से भी नहीं डरते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कुर्मी जातियां थीं। कुर्मी एक कृषि प्रधान जाति है और बिहार की पिछड़ी जातियों में सबसे अधिक उन्नतिशील मानी जाती है। माना जाता है कि कुर्मी शब्द कृषिकर्मी से बना है, जिसका अर्थ है खेती करने वाला। बिहार की आबादी का बमुश्किल 3% होने के बावजूद बिहार की राजनीति पर उनका प्रभाव उनकी संख्या के अनुपात से कहीं ज्यादा रहा है। जहां कुर्मी खुद को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते थे और भगवान राम से अपना वंश मानते थे, वहीं राजपूतों ने उन्हें कभी अपने बराबर या आर्य नहीं माना। एक समझौते के तौर पर कुर्मियों और उनके रिश्तेदार कोयरियों ने क्रमशः लव और कुश को अपना पूर्वज मानना शुरू कर दिया। बहरहाल कुर्मियों ने हमेशा बिहार के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बेलची नरसंहार जैसी घटनाओं के लिए भी कुख्याति प्राप्त की है, जिसमें पड़ोसी गांव के एक कुर्मी गिरोह ने 11 दलितों की बेरहमी से हत्या कर उन्हें सामूहिक चिता में फेंक दिया था। 1990 में लालू के उदय ने उन्हें सत्ता संरचना और राज्य की राजनीति में समान स्थान मिलने की उम्मीद जगाई। हालांकि उनके कार्यकाल के कुछ ही महीनों के भीतर ये स्पष्ट हो गया कि सत्ता और राजनीतिक लाभ में हिस्सेदारी के मामले में लालू के लिए पिछड़ेपन का मतलब सिर्फ एक जाति थी। कुर्मियों ने लालू के उनके प्रति स्पष्ट पूर्वाग्रह का विरोध किया जब उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और बिहार राज्य विकास निगम के प्रमुख जैसे कई प्रमुख पदों पर यादवों को नियुक्त किया। दरअसल लालू ने यह अफवाह फैलाई थी कि कुर्मियों और कोयरियों को आरक्षण सूची से हटा दिया जाएगा। विद्रोह, कुर्मियों की उम्मीदें धराशायी हो गईं। लालू ने कथित तौर पर उन्हें कुक्कुर, कुत्ता कहकर उनका मजाक उड़ाया और सत्ता में हिस्सेदारी की उनकी मांगों को तुच्छ बताया, जिससे वे और भी अपमानित महसूस करने लगे। नतीजतन जनता दल के भीतर के असंतुष्टों सहित फरवरी 1994 में गांधी मैदान में एक विशाल विरोध रैली में एकत्र हुए। वे कुर्मी झंडे तले इकट्ठा हुए। लालू से असहमत होने और खुद कुर्मी होने के कारण नीतीश उनका नेतृत्व करने के लिए स्वाभाविक विकल्प प्रतीत हुए। नीतीश, जो उस समय लालू से सीधे टकराव को लेकर अनिश्चित थे, गांधी मैदान से कुछ ही दूरी पर छज्जू बाग स्थित अपने मित्र विजय कृष्ण के मंत्री आवास में ठहरे हुए थे। निर्धारित रैली से कुछ दिन पहले लालू ने नीतीश को सूचित किया था कि रैली में उनकी भागीदारी को देशद्रोह माना जाएगा। नीतीश किसी भी जाति आधारित आंदोलन में शामिल होने से भी हिचकिचा रहे थे, चाहे वो उनका अपना ही क्यों न हो। बाद में जोखिम से बचने वाले नीतीश को इस रैली को लालू की अराजकता के खिलाफ अपने आह्वान के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उकसाया गया। आखिरकार नीतीश कुमार रैली में शामिल हुए और लाखों की अधीर भीड़ से गर्जना करते हुए बोले, हमें भीख नहीं, हिस्सा चाहिए। जो सरकार हमारे हितों की अनदेखी करती है, वो सत्ता में नहीं रह सकती। भीड़ ने भी उतने ही उत्साह से जवाब दिया, नीतीश आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। कुर्मी रैली को मिली प्रतिक्रिया से उत्साहित नीतीश ने दिल्ली में जनता दल संसदीय बैठक में लालू पर खुलकर हमला बोला। तीखे हमले में नीतीश ने लालू को सत्ता के नशे में चूर तानाशाह कहा। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में नेतृत्व परिवर्तन नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें ऐसे भ्रष्ट नेता को अपने ऊपर थोपने के लिए जिम्मेदार ठहराएंगी। बेबाकी से बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे दोष साझा करने को तैयार नहीं है। उस समय लालू से नाराज जनता दल के एक और नेता जॉर्ज फर्नांडीज थे। आपातकाल विरोधी प्रदर्शनों में प्रमुख भूमिका निभाने और कभी लालू के मार्गदर्शक रहे जॉर्ज फर्नांडीज को हाल ही में लालू ने दरकिनार कर दिया था, ठीक वैसे ही जैसे लालू को लगता था कि बाकी सभी लोग उनका साथ नहीं देंगे। फर्नांडीज जल्द ही लालू के खिलाफ विद्रोह का चेहरा और नए संगठन समता पार्टी के मुख्य नेता बन गए। बिहार बचाओ के आह्वान में पार्टी के साथ जनता दल के 14 सांसद और अब्दुल गफूर, शिवानंद तिवारी, भोला प्रसाद सिंह और वृषण पटेल जैसे नेता शामिल हुए। पार्टी अक्टूबर 1994 में अगले विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले अस्तित्व में आए। लालू के प्रति व्यापक असंतोष और फर्नांडीज और नीतीश को मिले जबरदस्त समर्थन ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे लालू के प्रभुत्व को चुनौती दे सकते हैं, या यूं कहें कि उसे तोड़ सकते हैं। हालांकि राजनीति शायद ही कभी इतनी पूर्वानुमानित रही हो। दोनों नेताओं को जल्द ही इसका एहसास हुआ और उन्हें अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी अस्तित्वगत दुविधा का सामना करना पड़ा।